दोस्तों, मैं इस सीरीज़ के पहले ही 3 बेहतरीन एपिसोड एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इस वीडियो में हम चौथे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं, तो ऊपर आई बटन पर जाकर उन्हें ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए चौथे एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जो फ़ोटोज़ बच्चों ने लैब में डेवलप करी थी, अब उन्हें ये पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। इंस्पेक्टर विलिंट को सब बताते हैं और उन्हें फ़ोटो भी देते हैं। बट सरप्राइजिंगली अब फ़ोटो के अंदर कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं दिख रहा था। ये रेगुलर फ़ोटो थी जिसमें कब्रिस्तान के कुछ सीन्स थे। बस एक क्लाउन वाली फ़ोटो थी और वो भी इतनी ब्लर्ड थी कि उससे कुछ पता नहीं लगाया जा सकता था। इसी में क्लिंट बच्चों पर भड़कते हैं और उन्हें इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ाने से सख्त मना करते हैं। इवन लिली को जूनियर हिल भिजवाने की बात बोल के डराते हैं। अब क्योंकि कोई भी एडल्ट इन बच्चों की बात नहीं मानता, इसलिए लिली इंग्रिड से इस बारे में बात करने जाती है, क्योंकि इंग्रिड लिली की सारी बातें सुनती थी। इंग्रिड कहती है कि इससे पहले भी 1930 के दौरान डेयरी में कुछ बच्चे एकदम से गायब हुए थे, लेकिन वह समय इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम था, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि बच्चे क्यों गायब हुए। शायद बच्चे खुद घर से भाग गए होंगे या पेरेंट्स उन्हें बाहर कहीं छोड़ के आ गए होंगे, क्योंकि पेरेंट्स के पास बच्चों को पालने के पैसे नहीं थे। इन शॉर्ट इंग्रिड भी लिली की बात को पूरी तरह तो नहीं मान रही थी। स्टिल वो लिली और उसकी फ्रेंड्स को लेकर सपोर्टिव जरूर थी। दूसरी तरफ शार्लेट के घर रोज को सामान पहुंचवाने आती है। ये वो सामान है जो कि शार्लेट रोज की दुकान से खरीदी थी। यहाँ रोज और शार्लेट आपस में बातें करती हैं और हम समझ पाते हैं कि कैसे शार्लेट पास्ट में हमेशा ब्लैक लोगों की मदद करती आई है। इनफैक्ट रिवॉल्यूशन, मोर्चा, ये सब भी खड़ा करती है। इनफैक्ट शार्लेट मानती है कि थिएटर से बच्चे गायब होने वाले केस में हैंक को भी फंसाया जा रहा है, रियल कल्पिट नहीं है। ये सब सुनकर रोज शार्लेट से कहती है कि अपने करीबी लोगों को पास ही रखो। साथ ही रोज ऑफर करती है कि शार्लेट कभी भी रोज से किसी भी तरह की बातें करने आ सकती है। इसके बाद हम हेलरेन उसके दोस्तों को देखते हैं, जिन्हें एक न्यू प्लेस मिल गई है फॉर हैविंग सम फन। हालांकि यह जगह थोड़ा सा सक्लूडेड है और यहाँ फिलहाल काफी गंदगी है, मतलब काफी समय से जगह यूज नहीं हुआ है, तो डस्ट वगैरह है एंड स्पाइडर कॉब वेब्स एंड ओनेल, और इन सबको हेलरेन और उसके फ्रेंड्स मिलकर साफ करना शुरू करते हैं। कमिंग टू स्कूल, वहाँ बच्चों को कार्टून के थ्रू डक एंड कवर समझाया जा रहा था, यानी अगर वॉर हो कि कुछ एक्सप्लोसिव्स गिरता है तो कैसे छुप के बचना है। यहाँ अगेन हम कार्टून में एक टर्टल कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि स्लाइड नोट है टू मीट इन। स्कूल के बाद विल घर आता है और उसकी माँ शार्लेट ऑलरेडी विल की डेवलप की गई फोटो देख ली थी। विल से इसके बारे में पूछती है और विल उन्हें सब कुछ बता देता है। अब शार्लेट भी विल की बातों को नहीं ही मान रही थी, रादर वो कहती है कि विल यह सारी बातें अपने पिता को ना बताए। ऐसे में डिनर के टाइम जब लॉयड विल से पूछते हैं कि वह इतना शांत क्यों बैठा है, तो शार्लेट बहाना बना देती है कि विल को स्कूल में एक लड़की पसंद आ गई। शार्लेट लॉयड से यह भी कहती है कि वीकेंड को वो विल के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। ऐसे में अगले दिन लॉयड अपने बेटे के साथ फिशिंग जाते हैं और फिशिंग के दौरान बोट खराब हो जाता है, जिसे वह कार से लेने जाते हैं। लॉयड के जाते ही विल को एक फिश दिखती है और अगले ही क्षण कोई तो विल को पानी में खींच लेता है। विल को पानी में अपने ही पिता दिखते हैं, लेकिन वह जल रहे थे। एजे उनका प्लेन क्रैश हुआ। विल चिल्लाना शुरू करता है और उसकी आवाज सुन के लॉयड फौरन आके उसे बचाते हैं। लॉयड को विल के हाथ पर खरोंच के निशान दिखते हैं, व्हिच मींस कि वाकई कोई तो विल पे हमला किया है। साथ ही लॉयड को यहाँ एक रेड बलून भी फ्लोट होता हुआ दिखता है। दूसरी तरफ शार्लेट पुलिस स्टेशन जाकर क्लिंट से मिलती है और वह हैंग वाले केस को लेकर उनसे बात करने लगती है। शार्लेट हैंग के पक्ष में बात कर रही थी और उससे मिलने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन क्लिंट तुरंत ही शार्लेट को मना करते हैं, सेइंग कि शार्लेट के पास हैंग से मिलने का कोई अधिकार नहीं है, ना तो वो लॉयर है ना ही हैंग की फैमिली मेंबर। ऐसे में शार्लेट फोन बुक से नंबर निकाल के हैंग की माँ से बात करती है। देन हैंग के घर जाती है। वहाँ वो हैंग की माँ से रिटर्न परमिशन ले लेती है कि वो उसे रिप्रेजेंट कर सकती है या उससे मिल सकती है। साथ ही शार्लेट को यह भी पता लगता है कि थिएटर की घटना वाली रात हैंग थिएटर में तो नहीं था, लेकिन वो घर पे भी नहीं था। अगर बात हेलोवीन की जाए तो वह अपने दोस्तों के साथ नई जगह को क्लीन कर ही लिया था। अभी बाहर उसे एकदम से अपने ग्रैंडमा की विजन आती है, जो कि उसे सतर्क रहने को कह रही थी, और वो कह रही थी कि ढक्कन को टाइटली बंद करके रखना। अब यहाँ कौन से बॉक्स, लिड या ढक्कन की बात हो रही है वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। और नाउ लीव इट। यहाँ हैरन से मिलने आता है और वो उससे मिलिट्री प्रोजेक्ट ऑन ऑपरेशन प्रीसेट के बारे में डिटेल में पूछने लगता है। लिरॉय यह सब इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो अपने बेटे विल के साथ कुछ तो सुपरनैचुरल होते फील किया था, यानी कि डेयरी में कुछ तो गड़बड़ है। एलन कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि यह लोग क्या ढूंढ रहे हैं, बस वह चीजें फील करता है और उसी बेसिस पर मिलिट्री को गाइड करता है। दूसरी तरफ हम चार बच्चों को फिर से अपने अड्डे पे मिलते देखते हैं और यहाँ विल एक थ्योरी देता है। विल का कहना था कि यह सुपरनैचुरल एंटिटी हमें आराम से मार सकती है, लेकिन वो हमें मारी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह पहले हमें डराना चाहती है, क्योंकि डरने से हमारे अंदर एड्रीनलीन या कॉर्टिसोल निकलता है, जिससे ईट के लिए हम और भी टेस्टी बन जाते होंगे। ये सुनकर लिली आइडिया देती है कि अगर अगली बार एंटिटी का सामना करते वक्त ये बच्चे लिली की माँ की कुछ मेडिकेशंस ले लेंगे जिनसे इनका दिमाग सुन्न पड़ जाएगा, तो इन्हें डर लगेगा ही नहीं। इनफैक्ट लिली अपनी माँ के पास से 4 गोली चुरा भी लेती है और आपस में एक एक गोली सभी को अपने पास रखने दे देती है। खैर, तो उसके बाद सीन स्कूल का आता है और क्लास में एक लेसन चल रहा होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे सेल के अंदर कभी कभी पैरासिटिक वर्म्स घुस जाते हैं और उनकी वजह से ब्लड आउट होकर निकलने लगता है। इसे देखकर मार्श को काफी घिन आती है और वो डर भी जाती है। क्लास के दौरान ही मार्श लिली को लंच पर अपने साथ इनवाइट करती है और हमें यह समझ आता है कि यह सब मार्श और उसकी पेटी केक्स गैंग का प्लान है, क्योंकि उनका लिली को किसी तरह से बुली करने का इरादा था। अब लिली को यह सब पता नहीं होता, इसलिए वो लंच के लिए हाँ कह देती है। लंच पर मार्श लिली से अच्छे से बात करती है। तभी स्कूल का एक पॉपुलर बंदा टिम आकर लिली को हाय कहता है। मार्श लिली को चढ़ाने लगती है कि
कि टिम तुम्हें पसंद करता है और लिली को तुरंत टिम से बात कर लेनी चाहिए। लिली भी मार्श की बात मान जाती है और वॉशरूम में थोड़ा मेकअप करने चली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पेटी के यानी पेटी का जो ग्रुप है ये सब उनका ही प्लान था। प्लान के मुताबिक मार्श के कहने पर लिली टिम से सबके सामने बात करने जाएगी और टिम जो कि इस प्लान का हिस्सा था वो सबके सामने पूरे कैंटीन में लिली पर चिल्ला देगा। इससे लिली को बहुत बुरा लगेगा, वो एम्बैरस हो जाएगी और पेटी केक्स को इसमें मजा आएगा। पैटी यहाँ मार्श को धमका कर वॉशरूम में भेजती है ताकि पैटी लिली को जल्दी कैफेटेरिया लेकर। पैटी वॉशरूम में जाकर लिली को जल्द चलने कहती है, लेकिन लिली कहती है कि वो पहले पी करेगी। इस पॉइंट पे पैटी को बुरा लगता है कि वो अपनी पुरानी फ्रेंड लिली को धोखा दे रही है। वो एक सेकंड के लिए डिसाइड करती है कि वो लिली को सच बता देगी, लेकिन इससे पहले कि पैटी कुछ कह पाती अचानक उसकी आंख ठीक उसी तरह से बाहर निकलने लगती है जैसे स्नेल्स की निकलती है बिकॉज ऑफ पैरासाइट। पैटी चिल्लाना शुरू कर देती है और लिली पैटी को बचाने की कोशिश करती है। पैटी स्कूल के मशीन और टूल्स वाले रूम में जाकर अपनी बाहर निकली हुई आंख को अलग करने की कोशिश करती है और लिली उसे रोक रही होती है। लिली पैटी के हाथ से शार्प ऑब्जेक्ट्स छीनती है। अभी स्कूल के कई बच्चे वहां आ जाते हैं। सबको ऐसा लगता है मानो लिली ही पैटी पर हमला करके उसकी आंख चोटिल करती है। मतलब फिलहाल तो हैंक को जेल जाना पड़ेगा क्योंकि अब पेपर्स वगैरह को पास करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हैंक ज्यादा दिन जेल में नहीं रहेगा। शार्लेट उसे समझाकर निकलवा लेगी। इस पॉइंट पर शार्लेट हैंक पर प्रेशर डालने लगती है कि हैंक सच बताए कि उस रात वो कहां था। फाइनली हैंक रिवील करता है कि उस रात वो एक व्हाइट औरत से मिलने गया था, यानी कि हैंक का और उस व्हाइट औरत का चक्कर चल रहा है। अगर ये बात पब्लिक में आ गई तो उस औरत का पति उसे समाप्त कर ही देगा। डेन हैंक को तो लोग पेड़ पे ही लटका देंगे, इसलिए है ये बात सबसे अब तक छुपा के रखा है और इस बात को छुपा के ही रखना चाहता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट आर्मी, ये लोग उन्हीं जगहों पर छानबीन करते हैं जहां से रोज इन्हें दूर रहने को कहीं तो समझा रहे हो आर्मी का रिवर्स टेक्निक। टिल यहाँ आर्मी के हाथ कुछ नहीं लगता क्योंकि रोज स्मार्ट थी। ऐसे में जनरल ऐश प्लान्स की वो जानबूझकर पेरीमीटर का द्वार खोल देंगे ताकि बाहर लड़ाई करने वाले नेटिव इंडियंस अंदर आए और फिर ये लोग उन्हें धर दबोचे। फिर उनसे ही इंफॉर्मेशन निकलवाई जाएगी। खैर उस रात ली रॉय अपनी बीवी शर्लेट से बहस करने लगता है कि उसे हैंक वाले मामले में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ऐसे ही ब्लैक लोगों की जिंदगी कठिन है और शर्लेट की इस पुरानी बगावत वाली आदत के कारण इनका डरी में रहना मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरे कमरे में विल को नींद नहीं आ रही थी और वह अपने टेलीस्कोप से बाहर देखता है। घर के बाहर उसे एक क्लाउन दिखता है जिससे डर के विल चिल्लाता है। तुरंत ही लॉयड विल के कमरे में आते हैं और विल कहता है कि घर के बाहर कोई उन पर नजर रख रहा है। लॉयड के बाहर जाकर चिल्लाते हैं ताकि जो कोई भी वहां था वह भाग जाए और वह इस सब के लिए कहीं ना कहीं शार्लेट को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें फिर से एक रेड बलून पेड़ पे अटका दिखता है। इस घटना से लॉयड थोड़े ट्रिगर होते हैं। वह अगले दिन सीधा जनरल ऐश को कन्फ्रंट करते हैं। सेंडिंग की डेयरी में कुछ तो गड़बड़ है, तो जो कुछ भी ये ऑपरेशन प्रीसेट आप लोग कर रहे हैं उसको लेकर लॉयड को सारी जानकारी चाहिए। स्पेशली उसे ये जानना है कि आखिर ये लोग किसे ढूंढ रहे हैं। इस पॉइंट पे जनरल ऐश कहते हैं कि आज वो लॉयड को सब बता देंगे। वो लॉयड को एक इंट्रोगेशन रूम में लेके जाते हैं जहां उन्होंने एक नेटिव इंडियन बंदे डेनियल को पकड़ के रखा था। डेनियल मिलिट्री एरिया में ट्रेस पासिंग कर रहा था और अब डेनियल ही सब कुछ बताएगा। ऑफ कोर्स डेनियल कुछ भी बताने से मना करता है और ऐसे में यहाँ हेलोन को लाया जाता है। हेलोन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके डेनियल के दिमाग में एंटर करता है जहां उसे कई डोर्स मिलते हैं। वो डेनियल के दिमाग के उस डोर में एंटर करता है जहां इस एंटिटी से जुड़ी सारी बात छिपी थी। इस डोर के अंदर हम छोटे डेनियल को देखते हैं जो कि खेल रहा होता है और रोज उससे गल्लू की कहानी दोहराने कहती है सेंडिंग कि यह कहानी सच है। इस पॉइंट पे छोटा डेनियल हमें गल्लू की पूरी कहानी बताता है क्योंकि अब मैं आप व्यूअर्स को बताऊंगा और हाँ ग्लू और कोई नहीं बल्कि इट या पेनीवाइज का एक और नाम। वैसे ये कहानी नेटिव इंडियंस पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन करते आए और इसे एकदम सीक्रेट रखे हैं विद इन डेयर कम्युनिटी जो भी है। चलिए हम कहानी जानते हैं। तो लाखों साल पहले जब ह्यूमंस एग्जिस्ट भी नहीं करते थे तब एक इविल स्पिरिट हमारी धरती पे फॉलिंग स्टार के अंदर बंदी बन के आया था फ्रॉम द डार्केस्ट पार्ट ऑफ नाइट स्काई। लेकिन जब स्टार धरती पर गिरा तो वो खुल गया और इविल स्पिरिट आजाद हो गई। ये स्पिरिट लाखों साल तक जंगल में घूमती रही, भटकती रही एंटिल डेनियल या रोज के पूर्व देन इस जमीन पर अपने कदम रखे। अब जिस स्टार में वो इविल स्पिरिट आई थी उसके अंदर अब भी ताकत थी और उसके टुकड़े अब भी इस इविल स्पिरिट को बंदी बनाकर रख सकते थे। इसलिए डेनियल के सबसे समझदार पूर्वज इस स्टार के एक टुकड़े से वेपन बना ली, मतलब एक डैगर जैसा कुछ बना ली जिससे वह इस इविल स्पिरिट से लड़ सकते थे। इसी इविल स्पिरिट को ये लोग गल्लू का नाम दिए और गल्लू से बचने के लिए पूर्वज लोग उस स्टार से बना डैगर अपने साथ रखते थे। इनफैक्ट ये लोग वेस्टर्न जंगल से दूर रहते थे जहां पर गल्लू बेसिकली हंट करता था या रहता था। पीढ़ी दर पीढ़ी गल्लू की कहानी पास ऑन की गई और इसे इनके ट्राइब में ही सीक्रेट रखा गया। ये लोग गल्लू वाले इलाके और जंगल में नहीं जाते थे और शांति से रहते थे। लेकिन फिर इस जगह पे सेटलर्स आए और वह लोग इनके मना करने के बावजूद जंगल में गए टू हंट। ऐसे में गल्लू उन सबको निपटा दिया। गल्लू उन पे फीड करके स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो गया। ऑफ कोर्स वो ह्यूमंस पे फीड करके ज्यादा पावरफुल होगा और जल्दी वो जंगल से बाहर भी निकल पाता। अब पूर्वजों को एक सिंगल डैगर गल्लू से नहीं बचा सकता था और ऐसे में गांव के ग्रेट वॉर चीफ सिस्की बाकी क्लेन मेंबर्स के साथ डिसीजन लेती है कि इन सबको यह जगह छोड़ के जाना हो। लेकिन सिस्की की बेटी निकानी को जगह छोड़ने की बात पसंद नहीं आई, इसलिए निकानी चुपके से डैगर लेकर गल्लू को हंट करने जंगल में अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई। जब सिस्की को पता लगा कि उनकी बेटी जंगल में गई है तो वह कुछ गांव वालों को लेकर जंगल में एंटर करती है। यहाँ ग्लू ट्राइब वालों को एक एक करके हंट करने लगा और अंततः सिर्फ सिस्की बची थी। गल्लू सिस्की का सबसे बड़ा डर बन के उसके सामने आया, यानी कि पादरी जो कि इन गांव वालों का जबरदस्ती कन्वर्जन कर रहे होंगे और गल्लू सिस्की पे इस रूप में हमला किया। इससे पहले गल्लू सिस्की को खाता निकानी के गल्लू पे डैगर से हमला कर दिया। इस हमले से गल्लू भाग तो गया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि सिस्की जिंदा नहीं बच
बच पाई। स्की के खत्म होने के बाद निकानी वापस जंगल में गई और वह उस जगह तक पहुंच गई जहां पे स्टार गिरा था। वहां निकानी स्टार के कई टुकड़े तोड़ी एंड देन ये लोग वेस्टर्न वुड्स को सर्कल करके घेर लिए और जंगल के पेरीमीटर पे जमीन के अंदर स्टार के टुकड़ों को दफना दिया। इससे एक प्रोटेक्टिव सर्कल बन गया अराउंड द जंगल ऑन पेनी वाइज आई मीन गलू अब इस सर्कल वाले एरिया से बाहर नहीं आ सकता था। हम देख पाते हैं कि ये लोग स्टार के टुकड़ों पे कार्विंग के डेन टर्टल के शेल वगैरह में इसे रखे थे बिफोर पुटिंग इनसाइड द लैंड। अगेन टर्टल यहाँ एक सिंबल नॉट है टू मदर। इस तरह से गलू एक पर्टिकुलर एरिया में कैद हो गया और यह लोग कभी भी उस एरिया में नहीं जाते थे। नेटिव इंडियंस हमेशा सैक्रिफिशियल रिचुअल करते हैं और इन पिलर्स को गार्ड करते हैं और कुल मिलाकर यहाँ 13 पिलर्स हैं अराउंड द जंगल। अब जिस फॉरेस्ट में ग्लू या पेनीवाइज कैद हुआ था मॉडर्न डे में उसी जगह पर डेरी टाउन बसा है दोस्तों। इसलिए पेनीवाइज सिर्फ डेरी टाउन में ही अपना दहशत फैलाता है और इस टाउन से बाहर नहीं निकल पाता। अब दोस्तों डनियल की यह सारी कहानी हेल्रिन सुन रहा था और वो डनियल से इन 13 टुकड़ों की या इन पिलर्स की लोकेशन भी पूछ लेता। इसके बाद हेल्रिन डनियल के दिमाग से निकलता है और हम देखते हैं कि डनियल काइंड ऑफ चॉक कर रहा था। आई मीन उसकी हालत ठीक नहीं थी। डनियल को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और हेल्रिन जनरल शाह से कहता है कि उसे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, हमें खुदाई कहां से शुरू करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। 5वां एपिसोड मैं अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं अगली वीडियो में।